बिहार का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प हो चुका है। दिलचस्प इसीलिए कि धरना से लेकर के टिकट के लिए धरना से लेकर के और सिंबल वापस तक करने का मामला अभी सामने चल रहा है, लगातार चल रहा है। आरजेडी में सिंबल वापस करा गए तो बीजेपी के एक जो नेता हैं वो नीतीश कुमार के घर के बाहर ही धरना देने पहुंच गए। इस बीच बीजेपी ने बाजी मार दी है और 71 उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर दिया है और लिस्ट सामने आ गई है। लेकिन इस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पार्टी ने बड़े-बड़े उम्मीदवारों बड़े-बड़े जो नेता हैं उनको उम्मीदवार बनाया है। सम्राट चौधरी तारापुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। तारकिशोर प्रसाद हैं, ये भी पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं। ये कटिहार से, विजय सिन्हा लखीसराय से, रेणु देवी बेतिया से ये भी पूर्व सीएम रही हैं, डिप्टी सीएम रही हैं। नितिन नवीन सरकार में मंत्री हैं, बांकीपुर, मंगल पांडे सिवान, देवंती यादव जो है नरपतगंज, गायत्री देवी परिहार से और प्रेम कुमार ये भी बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। ये गया शहर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। इनके अलावा रामकृपाल यादव को भी दानापुर से उम्मीदवार बनाया गया है। इन सब के बीच हमारे साथ चर्चा के लिए दो मेहमान हैं। प्रकाश नारायण, आप बिहार की ग्राउंड रिपोर्ट हमको बताएंगे, क्योंकि आपने बिहार में चुनाव के दौरान अभी लगातार आप वहां पर काम कर रहे हैं और आपने बहुत बारीकी से एक एक चीजों को देखा और समझा और परखा है। उसके आपके अलावा हमारे साथ विशाल तिवारी हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और भारत एक्सप्रेस में जो कंसल्टिंग एडिटर के पद पर आप हैं। तो आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल हमारा प्रकाश नारायण सिंह सर से रहेगा कि सर, वो ग्राउंड पर हालांकि बीजेपी ने बाजी मार दी है, प्रशांत किशोर की पार्टी के बाद बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन वहां ग्राउंड पर आपने क्या कुछ देखा? देखिए, क्या चल रहा है? जी, सियासत हो या जिंदगी, अंत लक्ष्य हासिल करने के बाद तय होता है बाजी किसने मारी है। और ये भविष्य के गर्भ में है। रिजल्ट के दिन पता चलेगा कि चुनाव, हाँ ये जरूर है कि युद्ध में आप हथियार लेके पहुंच चुके हैं। कई बार ऐसा भी होता है सियासत में कि अपना तीर दूसरे के तर्कस में रख के लोग छोड़ते हैं। खैर, ग्राउंड की बात मैं 1400 किलोमीटर करीब घूमा हूं, ऐसा नहीं कि पूरा बिहार घूम लिया, लेकिन हाँ अभी जो आज जिन लोगों को टिकट मिल चुका है, जिसमें तारापुर, लखीसराय, प्रेम कुमार के गया, उस वहां के ग्राउंड रिपोर्ट में कल तक क्या स्थिति थी ये जरूर मैं आपसे साझा कर सकता हूं। हाँ, रही बात तारापुर, शुरुआत तारापुर से करिए। सम्राट चौधरी अभी सबसे ज्यादा हिटर पॉइंट में है, सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर भी उनको हिट कर रहे हैं। उनके साथ प्लस पॉइंट है कि वो कुशवाहा बाहुल क्षेत्र है, वहां से लगातार विधायक कुशवाहा जीत रहे हैं। अभी स्थिति दूसरी है। क्या प्रशांत, दो तीन प्रमुख सवाल हैं अब सम्राट चौधरी को लेके। क्या प्रशांत किशोर के आरोप का ग्राउंड पे असर होगा? दूसरा, तारापुर से उनके पिता की विरासत है। ऐसा नहीं है कि सम्राट चौधरी ने कुछ बनाया है, वहां शकुनी चौधरी की अपनी विरासत है। दूसरी बात कि पहली बार महागठबंधन की तरफ से, अभी घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी से सकल देव बिंद वहां से उम्मीदवार हैं। वो मल्लाह जाति के हैं। पहली बार मल्लाह जाति को वहां से मौका मिल रहा है चुनाव लड़ने का। इससे पहले अब आप समझिए कि एनडीए की जीत की वजह में मल्लाह जाति का प्रमुख रोल था। तो क्या अब मुकेश सहनी तो दूसरे पाले में चले गए हैं। मुकेश सहनी ने ही वहां पे एनडीए के खिलाफ अपना उम्मीदवार बनाया है। तो अब मल्लाह जाति से ही उम्मीदवार भी है। तो ऐसे में ये संभावना प्रबल है कि मल्लाह जाति के जो मतदाता हैं वो मुकेश सहनी की पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ेंगे, पहला। दूसरा, यादव और मुस्लिम, ये जनरल कॉन्सेप्ट
भी है और ग्राम स्तर पे भी है। मैं आपको कई तरह के वहाँ के कलई से लेके जो सबण बहुल एरिया है और कई जगह घूमा वहाँ पे, और तब उस आधार पे आपको बता रहा हूँ कि ये वोट आज की डेट में यादव और मुस्लिम ये एक झूठ है, और वो मतदान आरजेडी के समर्थन में करेंगे। अब मलाह जाति का एक वोट आ रहा है उनके महागठबंधन के पक्ष में, प्लस हो रहा है, और ये वहां प्लस हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए से माइनस हो रहा है। पिछली बार एनडीए के समर्थन में था, समझ रहे मैं जो कहना चाह रहा हूं, तो ये मार्जिन बड़ा हो जाएगा। दूसरी बात कि एंटी इनकम्बेंसी है सम्राट चौधरी को लेके, इसमें कोई दो राय नहीं है। सम्राट चौधरी के अपने मार्केट में, वहां मार्केट है उनके नाम, उनकी माँ के नाम से पार्वती मार्केट, वहां मैं नाम नहीं रखना चाह रहा, वहां आप अगल बगल और वहां से पूछते हैं, बातचीत करते हैं, तो पता चलता है कि नहीं, इनको लेके खिलाफत है। क्या अब इसमें भी बड़ी बात ये हो सकती है कि क्या सम्राट चौधरी का कद काटने के लिए बीजेपी के ही बड़े नेताओं ने उनको चुनावी मैदान में उतार दिया? ये बड़ा सवाल हो सकता है, क्योंकि अब सम्राट चौधरी एक तरह से जनता के नजर में, छवि के रूप में वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह हो चुके हैं, तो कभी भी अपनी छवि को प्रभावित नहीं होने देगी। और एक और जी सेकेंड एक और डिप्टी सीएम चुनाव लड़ रहे हैं लखीसराय से विजय सिन्हा। हालांकि उस पर पीके बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं उन पर, क्योंकि उनकी छवि अलग है और वो दमदार नेता माने जाते हैं। नहीं, तब आप पीके की करने की जरूरत नहीं है, वहां उनके ही रिश्तेदार हैं जिन पे शिक्षा घोटाले का आरोप लगा है। फिर आप थोड़ा सा अपना वहां से जो आपके बिहार से रिपोर्टर होंगे उनसे पता करा लीजिएगा, उन्हीं के रिश्तेदार पे शिक्षा घोटाले का आरोप है। पहली बात, वो अलग विषय है, घोटाला करप्शन ये बिहार में कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। बिहार में विषय प्रमुख रूप से एकदम दार्शनिक अंदाज पे ले जाइएगा, जिसको कहते हैं दिल के भीतर के बसे में, वो है लालू हराओ या लालू जिताओ। इसके बाद की बाकी चुनावी मुद्दा बना है भले पलायन और समथिंग ये, और इसके लिए आप पीके को क्रेडिट दे सकते हैं। दूसरी बात, आपने पीके की बात कही, तो प्रशांत किशोर अभी इस चुनाव में सिर्फ व सिर्फ ये सफलता हासिल कर पाए हैं कि चुनाव बिहार में 2 महीना से पहले से लोग लड़ रहे हैं। अदरवाइज बिहार में जो चुनाव होते थे, लालू यादव 5-10 रैली कर दिए, बीजेपी से 2-4 रैली कर दिए, बिहार में मतदाता जो है वो अपने दल के प्रति ज्यादा समर्पित है रादर देन नेता। वो फिक्स है, 40 साल से वो जिसको दे रहा है उसी को दे रहा है। ऐसा यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, अन्य प्रदेशों में आपको ऐसे मतदाता नहीं मिलेंगे जो पिछले 40 साल से एक दल के लिए समर्पित है। भले गाली दे, लास्ट नाइट को उसको जाके वोट दे देते हैं, उसकी अपने वहां के सिचुएशंस हैं। आपको जी 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 अब आप अपनी बात पूरी करेंगे। जी, लखीसराय की बात जहां तक है, तो लखीसराय के खिलाफ टिकट किसको मिल रहा है, विजय सिन्हा के खिलाफ, ये तो पूर्ण बात है। यदि आरजेडी को टिकट मिलता है तो फुलेना सिंह वहां एक कैंडिडेट है। दूसरा, कांग्रेस को टिकट मिलता है तो सुजीत सिंह और श्रीनिवास या समथिंग ऐसा कुछ नाम है, एक वो है कैंडिडेट। अब वहां टिकट मिलेगा किसी न किसी भूमिहार को ही, वो मोकामा, बाड़बड़िया और ये भूमिहार बाहुल क्षेत्र है। तो अब ऐसे में वहां के लोकल लेवल पे इसमें कोई संदेह नहीं है कि लखीसराय में विजय सिन्हा ने कोई काम नहीं किया है। मैं उसके बेसिक चीजों पे बता दूं, एक नाम लखीसराय में एक ऐसा जगह नहीं है जहां विजय सिन्हा का पट्टी है नाम पे, उद्घाटन किए या इन्होंने ये बनवाया हो। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, वहां के हॉस्पिटल चले जाइए, वहां एक जगह है अशोक धाम, वहां से आप शुरू कीजिए, और स्कूल है गर्ल्स स्कूल, वहां तक आप चले जाइए। एक
कहीं उसी तरह जाम की व्यवस्था, उसी तरह की समस्या है। लखीसराय में एक पुल है, रेलवे पुल, उसके बगल में उद्घाटन करा दिया। मजेदार बात समझिए, उद्घाटन करा दिया गया और पता चला कि वो रेलवे के उसमें है, अधिकृत पुल है, और उद्घाटन राज्य सरकार कर दी। आप समझिए कितना कॉन्ट्राडिक्ट है वहां पे। और इस बात को लेके जनता में भारी आक्रोश है। 15 साल से वो लगातार, मोटे तौर पे एक बार बीच में हटा दीजिए तो 20 साल से वो विधायक है। उनके जीतने की वजह अलग है, अलग तरीके हैं। जी, हमारे साथ विशाल जी भी हैं जी। आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ विशाल जी भी हैं। विशाल जी, दो पे तो चर्चा हुई, इसके अलावा तो हैं रेणु देवी बेतिया से लड़ेंगी, ये भी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। उसके बाद किशोर प्रसाद कटिहार से लड़ेंगे। नितिन नवीन बांकीपुर से हैं। मंगल पांडे सिवान से उम्मीदवार हैं। अवधेश सिंह हाजीपुर से, देवंती यादव नरकटगंज, गायत्री देवी कटिहार, प्रेम कुमार गया शहर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा रामकृपाल यादव को भी दानापुर से उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी ने मतलब सामदाम दंड भेद सारा कुछ करा दिया। देखिए, जितने आपने नाम लिए उसमें सभी बीजेपी के बड़े स्थापित नाम हैं। इसमें एक नाम जो है जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, रामकृपाल यादव का। ये बात तो जी, तो उसमें ये था कि पहले था कि उनके बेटे शायद कहीं से लड़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम एक चर्चा और थी, चूंकि मध्य प्रदेश में जो भाजपा ने प्रयोग किया कि जो कुछ केंद्रीय मंत्रियों को उन्होंने वहां पर चुनाव लड़वाया और फिर वो स्थानीय स्तर पर एडजस्ट हुआ, जो लोग हार गए थे। तो यहाँ पर भी चल रहा था कि कुछ और, जैसे कि नित्यानंद राय की भी बात चल रही थी। अभी खैर पूरी सूची नहीं आई है, फिर भी तो ये एक मुझे लगता है कि एक नए किस्म का प्रयोग जो है भाजपा बिहार में भी, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं, अब देखते हैं पूरी लिस्ट आने के बाद से। तो चूंकि रामकृपाल यादव तो वैसे भी सांसद नहीं ही है, तो मुझे दूसरा था कि मेरे पास जो सूचना थी कि मंगल पांडे संभवतः पटना के आसपास की सीट चाह रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने शायद जो उनका गृह जिला है, मतलब गृह या उसके आसपास का जो पूरा उनका क्षेत्र है, तो मुझे लगता है कि वहां पर उनको एडजस्ट किया गया। जो बीजेपी की जो पूरी जो सूची है वो कहीं से नहीं है कि जहां पर कोई बहुत चौंकाने वाले, अभी तक जो सूची उन्होंने 71 लोगों की जो सूची जारी की है उसमें कोई बहुत चौंकाने वाले नाम नहीं है। खबर ये भी आ रही है कि नंदकिशोर यादव को टिकट हरिशंकर जी, आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही है, एक बार देखें। खबर ये भी आ रही है विशाल जी कि नंदकिशोर यादव को टिकट नहीं दिया गया। हाँ, देखिए, नंदकिशोर यादव को आप मान के चलिए कि ये जो लोग भी बीजेपी को करीब से कवर करते हैं या जो लोग राजनीतिक गलियारों में उसकी सूचना रखते हैं, तो ये लगभग था कि उनका टिकट जो है वो कटेगा और संभवतः एडजस्टमेंट के तौर पे आगे जैसे कि राज्यपाल या इस तरीके की कुछ बात, क्योंकि एक लंबी पारी इवन प्रेम कुमार की भी बात थी कि टिकट उनका कटेगा, लेकिन नहीं कटा। मतलब चूंकि 90 से लगातार ये वो पीढ़ी है जो कि खासकर मतलब 95 से लगातार बीजेपी के लिए ये लोग सीटें जीत रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपना एक फेरबदल, एक नई पीढ़ी को आगे लाने के लिए भी ये लोग सोच रहे होंगे, मुझे लगता है ऐसा। जी, प्रकाश जी, डिप्टी सीएम जो है उनकी तो चर्चा हो गई। मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो बहुत सारे प्रत्याशी तो चौंकाने वाले हैं नहीं, सब एज यूजुअल ही है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आवाज एक बार। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादातर उम्मीदवार जो हैं वो एज यूजुअल ही हैं, ज्यादातर तो कोई चौंकाने वाले नाम तो है नहीं। लेकिन बीजेपी के अलावा तो जो महागठबंधन है, सिंबल वापस हो रहा है। उसके बाद आज जेडीयू के दफ्तर के बाहर उनके ही नेता आके बैठ गए कि हम टिकट लेके ही जाएंगे, मंडल जो काफी मशहूर हैं। तो मतलब अभी खींचतान खत्म नहीं हुआ कि बीजेपी लिस्ट लेके आ गई है, लेकिन जेडीयू अभी उनका लिस्ट का भी कुछ पता नहीं है, अभी कब तक घोषणा होगी। जेडीयू में स्थित जब नेतृत्व कमजोर होगा, चाहे वो परिवार का हो, समाज का हो, देश का हो या पार्टी का हो, नेतृत्व कमजोर होगा तो नंबर 2 के लोगों में आपसी प्रतिद्वंदिता बढ़ जाती है। यह ऐतिहासिक प्रमाण है। वही है
अभी ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी पर पीके ने कैसे क्यों अटैक किया, उनको कौन डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराया, क्या है, इस पर जब बात चलेगी तो सियासत में इतना सब कुछ सरल नहीं होता। तो जेडीयू में भी उसी तरह सरल नहीं है, ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिहार का हर पत्रकार, यहाँ तक कि जो भी थोड़ा बहुत भी राजनीतिक समझ रखता है, उसको अब किसी भी स्टेट में सीएम तक पहुंचना या उसके आस पास की खबर रखना बहुत सरल हो चुका है। सीएम को जो भी जानते हैं वो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फाइनली अब सवाल है कि अस्वस्थ है तो कमांड किसका चल रहा है, क्या कोई ग्रुप है, क्या उस ग्रुप में आपस में खींचतान नहीं होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपस में खींचतान ना हो। सवाल ये था कि जो नालंदा बाहुल क्षेत्र है, जैसे हिल्सा की बात है, हिल्सा कभी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता है कि वो उनके एलजेपी के खाते में चली जाए। आप ये जो बेसिक वहां के लोग रहने वाले हैं उनको पता है नालंदा पे, आप नालंदा में जेडीयू की सीट उसको दे रहे हैं, तो क्या मोटे तौर पे एक ये परसेप्शन बना कि बीजेपी ने जेडीयू में अपने बैठाए लोगों के जरिए उनके सीट को एलजेपी के खाते में कन्वर्ट कर दिया, यानी आप जेडीयू को कमजोर कर दिए। यह स्पष्ट दिख रहा है कि यदि नालंदा की सीटें आप दे रहे हैं और खासकर हिल्सा या जो भी ऐसी जगह की सीटें, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जेडीयू लगातार जीतती हुई सीट है। आप जमा खान की सीट को दे दो, आप सदा की सीट दे रहे थे, तो इस वजह से नीतीश कुमार को जब भी होश आया होगा उन्होंने बुला के और अपने मंत्रियों को टिकट दे दिया। वो जनरल सी बात है कि वही जेडीयू का ऋण है, आप अपने परिवार के ऋण को नहीं, नीतीश कुमार का ऋण कौन सजीला है आप बताओ? नालंदा है, और नालंदा की सीटें आप दे रहे हो किसको, जो लगातार जीत रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये आप चाहे विपक्ष का फैलाया अफवाह समझिए या जो भी, जनता में मैसेज क्लियर ये जाता है कि नीचे के लोग जो नंबर 2 के लोग हैं, इनमें आपसी वर्चस्व की लड़ाई है। अब सवाल ये है कि कोई तो खबर ये प्लान किया होगा कि संजय झा को उन्होंने डांट के भगा दिया या जैसे ही बोला। क्या अब जेडीयू में नंबर 2 पे कौन कौन लोग हैं? ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, तीसरे नंबर पे अब अशोक चौधरी हैं। ये प्रमुख जो दिखते हैं, जो वास्तव में हैं भी, क्या इनके वर्चस्व की लड़ाई चल रही है? इनमें कितने लोग नीतीश के प्रति समर्पित हैं, कितने लोग बीजेपी के प्रति समर्पित हैं? इस तरह के तमाम अफवाह वहां पे राजनीतिक गलियारों में गर्म है और ये चर्चाएं जोरों पे हैं। अब इसका चुनाव पे कोई असर पड़ेगा ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। नीतीश अस्वस्थ नहीं, बिल्कुल बीमार भी दिखेंगे तो भी आज की डेट में बिहार में फ्लोटिंग वोटर के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के जो लोग नीचे पे हैं, इसकी वजह है कि नीतीश को ये लोग मान के चलते हैं कि यदि बीजेपी आ जाती है चेहरे पे, सत्ता में, सत्ता का चेहरा बनती है, तो गैर यादव ओबीसी जिसमें आप धानु, कुर्मी से लेके कुम्हार, बढ़ई, लोहार, इस तरह की जो जातियां हैं, 2,000, 1,000, 4,000, इस तरह की जो गैर यादव जातियां हैं, उन जातियों का, कुशवाहा, इन जातियों का थोड़ा सा ये जो होगा बीजेपी के प्रति स्थिति, बीजेपी चेहरा यदि उनकी पार्टी के अपनी पार्टी का किसी कुशवाहा को, किसी कुर्मी को बना दे तो भरोसा संभव है कि हो जाए, लेकिन कुर्मी को बनाएगी तो कुशवाहा नाराज हो जाएंगे। आज की स्थिति में देखिए, अभय कुशवाहा, संतोष कुशवाहा को तोड़ के महागठबंधन मजबूत हो चुका। कुशवाहा का एक ब्लॉक तो ले लिया ना भाई, वो आप उपेंद्र कुशवाहा को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो दुखी होकर पोस्ट शेयर कर रहे हैं, तो ये मैसेज जा रहा है कुशवाहा अभी एक किसी पार्टी के प्रति समर्पित नहीं है। जैसे कुर्मी बिहार का सबसे टेक्निकल वोटर है, वो बहुत समझदार वोटर है। गैर यादव में जैसे मैं मलाह की बात नहीं कर रहा, अभी भी मलाह वीआईपी के प्रति समर्पित है ऐसा मैं नहीं मानता। ग्राउंड पे जाइएगा तो कुछ कुछ वो ब्लॉक में अलग अलग है,
है ना। बीजेपी के जैसे हरीश साहनी है वो ठीक है, वो मलाहों के वहां नेता हैं, लेकिन बीजेपी के ही राजभूषण निषाद हैं जो भले मंत्री बने हुए हैं मुजफ्फरपुर से, उनको मलाह एक वोट नहीं दिया है। आप मुजफ्फरपुर के बूथ वाइज पे जब एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि मुजफ्फरपुर में मलाहों ने राजभूषण को वोट नहीं दिया है। इट मीन्स कि राजभूषण मलाहों के नेता नहीं है, वो जीते हैं गैर मलाह बीजेपी के कोर वोटर से। आप समझिए जो कहना मैं चाह रहा हूं कि केवल एक नेता को आप पद दे देंगे तो जनता उसको अपने समाज का नेता मान लेगी, ऐसा नहीं है। बिहार में नेता बनने के लिए जमीन पे बहुत संघर्ष करना है, और जो लोग उनके स्थापित नेता हैं वही आज की डेट में भी हैं। नीतीश कुमार के प्रति आज भी फ्लोटिंग वोटर का सबसे अधिक ट्रस्ट है, वो चाहे बीमार नहीं आप किसी भी स्थिति में हो। जी 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 विशाल जी, मतलब बीजेपी की सर से एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार पर इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। तो एक और भ्रष्टाचार जो जिस पर हमने चर्चा की थी और इत्तेफाक से सर से बात नहीं हो पाई थी, तो उस पर भी पूछेंगे सवाल। लेकिन विशाल जी आप बताएं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है, जेडीयू में भी आज चिराग भी मैं ट्वीट कर रहे थे और चिराग भी जानकारी दे रहे थे कि एनडीए में कोई खींचतान नहीं है, सब एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। सारी बातें हो गई, लेकिन जो सर अभी बता रहे थे कि सीटों को लेके अभी कुछ ना कुछ है, हल्का फुल्का तो रहेगा, वो तो चुनाव तक रहेगा, वोटिंग तक रहेगा। जीतने के बाद भी उस पर अगर मंथन होगा तो हम अगर वो सीट हमारे पास आती तो हम जीत गए होते, दूसरी पार्टी ने लूज कर दिया, तो ये सब चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, जो लिस्ट आपने देखा है 71 उम्मीदवारों के, इसमें कोई ऐसे नाम जो अप्रत्याशित हो, जिनका नाम आपने सोचा ना हो और अचानक से आ गए हो? ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि जैसे कि सम्राट चौधरी का था कि पहले वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। कई ऐसे प्रमुख नेता, चाहे मंगल पांडे हों जो कि एमएलसी के लोग मतलब थे, रामकृपाल की भी मैंने बात की आपसे। कुछ जैसे कि मैंने कहा शुरू में भी कहा कि कुछ ऐसे नेता जैसे कि प्रेम कुमार और कुछ और लोगों का भी था कि इनका शायद नाम कट जाएगा, लेकिन ये बच गए। तो जो भी प्रेम कुमार भी हैं, प्रेम कुमार भी हैं, रेणु देवी भी हैं, तारकिशोर प्रसाद भी हैं। तो बीजेपी ने टिकट कहाँ काटा, ज्यादातर अपने मतलब सीनियर लीडर को टिकट दिया ही है। हाँ, मतलब मुझे नहीं लगता है कि एक आध अगर नंदकिशोर यादव जी की बात छोड़ दें, जैसे एक टिकट था हिसुआ से, उसकी बात थी कि शायद वो एलजेपी के पास सीट चली गई है वहां पे। लेकिन मैंने देखा कि अनिल सिंह जो कि एक बार हारे, पिछले मतलब लगातार तीन या 4 बार वो विधायक वहां से रहे, पिछली बार हार गए थे कांग्रेस के नीतू सिंह से। तो ये था कि बीजेपी ने उस पर भरोसा जताया है। पिछली बार विक्रम बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से हारी थी, तो जो उम्मीदवार कांग्रेस से जीते थे उनको ये फिर से अपने पास ला के उन्होंने टिकट दिया है। तो जितने लगभग जो बड़े नाम हैं, मतलब एक नंदकिशोर यादव को छोड़ के ऐसा कुछ ये नहीं है कि बहुत कोई चौंकाने वाला कहीं से कोई नाम है। मुझे लगता है कि एक नाम जो सोशल मीडिया में काफी चला, मैथिली ठाकुर का, लेकिन दरभंगा और कहीं से तो उनका कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि हम सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद कहीं, लेकिन सराबगी हैं, दरभंगा से उम्मीदवार हैं, वही संजय सराबगी हैं। अलीनगर से शायद उनको देने की बात है इस सूची में। अलीनगर, हाँ, अलीनगर से शायद संभवतः उनको अभी अंदर खाने कुछ चीजें, चूंकि उन पर भी आम सहमति नहीं थी उनको लेकर कि भाई आप पार्टी में आए और आप टिकट, या भाजपा किस तरीके से उनका सदुपयोग करती है, हो सकता है कि आगे कुछ दे। मे भी एक सीट जिसपे उनका था कि उनको अलीनगर से भी उनकी चर्चा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद पार्टी में बहुत आम सहमति नहीं है। स्थानीय जो रिपोर्ट होगी उसको लेकर एक नया बीजेपी ने जो है रजनीश कुमार का तेघड़ा से दिया है, इनकी भी चर्चा। बेगूसराय के पास तेघड़ा है, बेगूसराय के पास तेघड़ा। हाँ, तो रजनीश जी वो भी भूमिहार बहुल क्षेत्र है। जी जी जी। अच्छा। हाँ, तो पिछली बार चूंकि वहां पर हमारे एक मित्र जी
सीपीआई की ये सिटिंग सीट है, तो और वहां से भी लगातार सीपीआई ही जीतती है वहां से। हाँ, तो वहां से मटिहानी, बेगूसराय में मटिहानी भी है, बछवाड़ा है, ये सारे बछवाड़ा और ये दोनों सीटें बछवाड़ा और टेगरा में अधिकांश। आरा से एक में दिलचस्प चीज थोड़ा सा, आरा शहर से जो है वहां पे चर्चा थी कि भाई जो राजकुमार सिंह को लड़ाया जाएगा, पवन सिंह को लड़ाया जाएगा। वहां पर बीजेपी ने जो है बगल की ही सीट से पूर्व विधायक रहे संजय सिंह टाइगर को टिकट दिया है। नहीं, वो पवन सिंह तो कह चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि ये हाँ, फिर भी चर्चा थी, आरके सिंह की चर्चा थी, राजकुमार सिंह की, कि भाई उनको जो जैसे कि रामकृपाल यादव के साथ हुआ कि भाई उनको कहा गया कि अब दानापुर, तो बीच में तो बताया ये जा रहा था कि वो बागी बन गए हैं, पार्टी उन पर कुछ सोच सकते हैं या खुद ही वो कुछ सोच सकते हैं। हाँ, उसमें था, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी एक अंदर खाने चीज थी कि शायद उनको आरा से बीजेपी, चूंकि वहां से उसने बीजेपी ने अपने पूर्व विधायक जो थे, जो कि पिछली बार अपना अमरदीन सिंह, उनकी जगह जो है इन्होंने एक जो है एक और मैं नाम में देख रहा था जो कि इसमें मनोज शर्मा औरंगाबाद में गो, तो वहां से ये पूर्व विधायक थे। तो बीजेपी इसमें ये भी थोड़ा सा एक दिलचस्पी है कि बीजेपी ने कई लोगों को एडजस्ट करने का भी प्रयास किया है। जैसे नहीं होता है कि आप कहीं से विधायक रहे हैं और आपको फिर कहीं पर आपको लाकर एडजस्ट किया गया, जैसे विक्रम से मैंने बात की है ना, विक्रम सॉरी, इसमें मैंने गो से पूर्व विधायक थे मनोज शर्मा, बीजेपी ने शायद संभवतः वो सीट रालोसपा को दी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। अब ये मनोज शर्मा मानने को तैयार नहीं थे, ये भी वहां पर उम्मीदवारी के लिए तो जाहिर सी बात है अगर ये खड़े होते, और इनके पिताजी भी 2 या 3 बार वहां से विधायक रहे, तो ऐसे में जाहिर तौर पर बीजेपी को नुकसान होता। तो बीजेपी ने इनको अरवल की जो है सीट दी। उसी तरीके से मैंने कहा कि आरा में जो है, तो आरा में जो सीट जो संजय सिंह टाइगर को दी गई, वो पहले भी वहां पे संदेश से, सहार या संदेश में से किसी एक में विधायक थे ये। तो संजय सिंह टाइगर, उनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। मतलब टाइगर जैसी बातें भी करते हैं और एग्रेसिव नेता भी हैं, और पहले प्रवक्ता भी थे बीजेपी के वहां पर बिहार बीजेपी में। हमारी कई बार दिल्ली में मुलाकात भी हुई। फिलहाल आपके पास विशाल जी आएंगे। प्रकाश जी, भ्रष्टाचार पर आप बात कर रहे थे। प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं, चाहे आरजेडी का हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो। लेकिन प्रशांत किशोर जो है, उनकी पार्टी में भी तो आरसीपी सिंह, आपको याद है कि आरसीपी टैक्स के नाम से मशहूर था। वहां पर लोग आरोप लगाते थे, दूसरी पार्टी के लोग आरोप लगाते थे कि आरसीपी सिंह टैक्स आ गया, टैक्स लगा दिया। उनकी बेटी को टिकट दिया है प्रशांत किशोर जी की पार्टी ने। तो दूसरे के लिए तो भ्रष्टाचार, और हमारे लिए दाग अच्छे हैं। देखिए, सियासत में आप हाई स्कूल का एग्जाम देते हैं तो इसलिए देते हैं कि पास हो जाएं। सियासत में वो भी, प्रशांत किशोर भी गेहूं बेचने तो आए नहीं हैं। सियासत में आए हैं सत्ता के शीर्ष पे पहुंचने के लिए। तो उसके लिए एन केन प्रकरण को, आप किसी ने जाति बेचा, किसी ने धर्म बेचा, किसी ने वहां के कुछ प्रमुख समस्याओं को लेके, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो क्या बेचेंगे, तो उन्होंने इस मुद्दे को बेच दिया। भैया, मार्केटिंग में बहुत ही स्पष्ट है कि यू आर द ओनली सेल्स पर्सन फॉर योर सेल्फ। अब आपका पर्पज क्या है ये आप तय करें। व्यापार में है तो पैसा है, राजनीति में है तो सत्ता के शीर्ष पे पहुंचना है, पावर है, ऐसा। तो वो शीर्ष पे पहुंचने के लिए क्या बयान देते हैं, क्या मुद्दा बनाते हैं, ये महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो उन्होंने मुद्दा बनाया, क्या जनता ने उसको उस रूप में लिया, स्वीकार किया। आप समझिए जो मैं कहना चाहता हूं। 2014 में मोदी जी आते हैं और उन्होंने बताया, मैंने गुजरात को स्वर्ग बनाया। इस बात को पूरे देश ने स्वीकार कर लिया, तो मोदी जी की जीत हुई। सियासत में भी वही है। मार्केटिंग के तहत पर जो भी नारे गढ़े जाते थे, आज से नहीं, ये सदियों की परंपरा है कि जो नारे गढ़े जाते थे, क्यों नारे गढ़े जाते थे कि सारा खेल है,
धर्म हो, अध्यात्म हो, लीडरशिप का खेल है कि मैं जो बात कह रहा हूं दूसरा मेरे कहे के मुताबिक ही उस बात का अनुसरण करने लगे। नेता भी वही चाहता है, अनुसरण करने लगेगा, उसको वोट देगा। इसको लेकिन प्रशांत किशोर ने अभी बज क्रिएट किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसकी वजह से पलायन, शिक्षा, ये सब मुद्दा बना है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जनता के बीच में एक टर्म आता है ट्रस्ट डेफिसिट, अभी वो ट्रस्ट नहीं पैदा कर पाए हैं, वो ट्रस्ट डेफिसिट के शिकार हैं। जनता को भरोसा नहीं है। जनता अच्छा तो कह रही है कि अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि इनको दामाद बनाना है। आप समझिए, लड़का तो बहुत अच्छा है, बड़ा आचरण अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बेरोजगार है तो शादी नहीं होगी। जी ग्राउंड की बात आपने बहुत अच्छी कही। तो एक बार पूछ लेते, पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में बीजेपी जो है मगध रीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म, मतलब एनडीए बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, तो मगध रीजन में इस बार क्या हाल है? ग्राउंड रिपोर्ट आप बताएं। नहीं, मैं वहां गया नहीं हूं तो निजी रूप से मुझे अनुभव नहीं है, पहली बात। अच्छा मगध रीजन में ऐसा नहीं है कि पिछली बार ही नहीं कर पाई, मगध रीजन में इससे पहले भी नहीं कर पाई हो। आप देखिएगा, बीजेपी के अपने कोर वोटर हैं, उसी तरह से आरजेडी के कोर वोटर हैं। जीत हार में कुछ बहुत बदलाव नहीं होता है। नीतीश कुमार एक ऐसे फैक्टर है, आप समझिए, ग्रामर में बात करना चाहता हूं, वो जिधर जाएंगे ट्रस्ट नीतीश कुमार पे है लोगों को, क्योंकि ही हैज डिलीवर्ड। उसने आप जिस शहर का नाम रखिए, पहले मैं उस शहर के बारे में आपको बताना शुरू करूं। जिस शहर का नाम रखिए, मैं बता दूं। अब जैसे मंगल पांडे हैं, सिवान से शुरू करते हैं। मंगल पांडे हैं, मंगल पांडे जिस सीट से लड़ रहे हैं वहां उनके खिलाफ हैं अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी लगातार जीतते रहते थे। बीच में मंगल पांडे को अभी टिकट मिला है, पिछली बार व्यासदेव प्रसाद का टिकट काट दिया गया था शायद, या व्यासदेव प्रसाद हार गए थे, सॉरी टिकट नहीं काटा गया था, शायद हार गए थे। व्यासदेव प्रसाद हारे बहुत चंद 100 वोटों की वजह से। व्यासदेव प्रसाद वहां कुशवाहा है, कुशवाहा बाउल सिवान सीट है, मुस्लिम कुशवाहा सबसे ज्यादा है, और वहां पे मंगल पांडे आ गए। संभावना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही होगा, कि संभावना है वहां बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाए और यही कुशवाहा अवध बिहारी चौधरी के साथ सट जाए। आप देखिए कि पिछली बार भी सिवान पूरे जिले में 8 सीट है, 8 सीट में 5 या 6 सीटें सिवान की आरजेडी और उनके खाते में, माले की लेफ्ट फ्रंट के खाते में चली गई, माले में के खाते में चली गई। क्यों? तो आप सब, हर रीजन का अपना कोर वोटर है, कोर टेस्ट है, कुछ लीडर का भी इम्पैक्ट है। अवध बिहारी चौधरी को व्यासदेव चौधरी ने 2 बार कि 3 बार लगातार हरा दिया था। आप मैं ये एक वहां का ग्रामर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बिहार के ग्रामर में मूल बात यही है कि नीतीश जिसके साथ, आज ये सोशल मीडिया अन्य जगह हंगामा चल रहा है कि आरजेडी के साथ चले जाएंगे, नीतीश आज बीजेपी के साथ हैं। आप विश्वास करिए, इस बिहार में चुनाव परिणाम के दिन आप देख लीजिएगा, एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार अभी किसी और के साथ चले जाएं, सरकार उसकी बनेगी। अब इसको आप इग्नोर मत कीजिए कि 22 सीट से 80 सीट पर नीतीश कुमार की वजह से आरजेडी चली आई थी। आरजेडी को उभारने वाले नीतीश कुमार हैं। बिहार के 5 बड़े नाम बताइए जिसको नेता नीतीश कुमार के अलावा किसी और ने बनाया हो, चाहे वो चिराग पासवान ही हो। रामविलास पासवान के राज्यसभा कैसे गए? आप देखिए, इनको तेजस्वी को नेता किसने बना दिया? आप जीतन राम मांझी को नेता किसने बनाया? नीतीश कुमार आज विपरीत परिस्थिति में कांटे की ताज पहने हुए हैं, बीमार हैं इसलिए। लेकिन इसमें भी नीतीश कुमार पिछले 20 साल, 25 साल से, 30 साल से आप समझ लीजिए, इकलौते नेता हैं जिन्होंने बड़े लेवल पे नेता पैदा किए। बड़े लेवल पे संख्या की नहीं कह रहा हूं, उच्च पद देके उनको बड़ा नेता बना दिया। जैसे जीतन राम मांझी, कौन जानता उनको? नीतीश कुमार ने बनाया। आप बताइए, मैं कह रहा हूं रामविलास पासवान को नीतीश कुमार ने नहीं बनाया, लेकिन उनके विपरीत परिस्थिति में रामविलास पासवान को राज्यसभा कैसे गए? चिराग पासवान को विपरीत परिस्थिति में नेता कौन बनाया? तेजस्वी यादव को नेता किसने बनाया? जब ये ग्रामर में आप जाएंगे तब पता चलता है कि जनता का
जो आम नीचे की जनता है, जो गैर यादव है, गैर कोर वोटर है, उसको नीतीश पे ट्रस्ट है कि नीतीश जिसके साथ रहेंगे बम बारूद नहीं चलेगा, मेरी बेटी को छेड़खानी नहीं होगी। इस तरह के जो समस्याएं रही हैं बिहार की, जमीन पे कब्जे नहीं होंगे, जमीन में नरसंहार नहीं होगा, इस तरह की चीजों का डर है, अभी भी है। चाहे वो बिहार का बाहरी हो या बिहार से बाहर नए लड़के जो हैं वो भले झंडा उठा लें प्रशांत किशोर का या किसी को का। ये जरूर है कि प्रशांत किशोर अब जो भी सर्वे वाले थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 3 से 4% वो से अधिक वोट काट पाएंगे। अब वो जिसका वोट काटेंगे वो प्रभावशाली हो जाएगा। लेकिन अभी भी आज की तारीख में नीतीश की सरकार बनना लगभग तय है, कि मैं ज्यादा पूरे बिहार को घूम के नहीं कह रहा हूँ, 1400 किलोमीटर के अनुभव क्या है आपको। सर चलते चलते आपसे बातचीत करके वाकई बहुत अच्छा लगा, और आपने जो हमारे साथ अनुभव शेयर किए वो वाकई काबिले तारीफ है। और मतलब ग्राउंड से आया हुआ व्यक्ति और ग्राउंड को जो समझता है वही इतनी बेहतरीन चीज कह सकता है। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए प्रकाश नारायण जी आपका धन्यवाद, और विशाल जी आपका भी धन्यवाद। समाचार जो है फिलहाल चुनाव पर जो चर्चा है वो आगे भी हम करते रहेंगे, लेकिन इस चुनावी चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।